हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने प्रोग्रामिंग इन सी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू सी स्टार्ट किया था एंड आज हम उसी को फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा क्या था लास्ट लेक्चर तक हमने सी टोकन्स के बारे में डिस्कस किया था। उसका एक पार्ट हमारा क्या था, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट थे उसके भी हमारे टू टाइप्स थे, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट के टू पार्ट्स थे, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। अब जो इंटीजर कांस्टेंट था वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। आज हम रियल कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना फिर आपका काम नहीं चलने वाला है। ओके, अब देखो रियल कांस्टेंट। A real or floating point is a base 10 number that contains either a decimal point or an exponent or both. रियल कांस्टेंट हमारे कैसे होते हैं कि उसके अंदर या तो हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाए या फिर हमारे एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाए या फिर दोनों ही उसके अंदर कंटेन हो जाए। तो ऐसे कांस्टेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रियल कांस्टेंट। अब देखो मतलब एक्सपोनेंशियल का फॉर एग्जांपल 2 है तो एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर हो गया, मतलब ये तो हो गया हमारी एक्सपोनेंशियल टाइप की वैल्यू। डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जांपल 3.2 हो गया मेरा, तो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो इस टाइप की वैल्यू, मतलब या तो उसके अंदर एक्सपोनेंशियल हो या उसके अंदर डेसिमल हो या फिर उसके अंदर दोनों ही चीज़ें हों, तो हम उस कॉन्स्टेंट को क्या बोल देंगे, रियल कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डेसिमल है, इसके अंदर डेसिमल है, इसके अंदर भी डेसिमल है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल है, डेसिमल भी है। देखो अब डेसिमल भी एंड एक्सपोनेंशियल भी है, तो ये हमारा कैसा हो गया, रियल कांस्टेंट। अब ये भी हमारा हो गया। अब जैसे ये लिख रखा है ना E15 e⁻², इसका मतलब क्या है कि 15 ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर -2 है हमारी इधर। ओके, इसका मतलब हमारा यही होता है। अब देखो क्या होंगे कि फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू रियल कांस्टेंट। जैसे हमारे पिछला कांस्टेंट था उसमें भी हमारे कुछ इंटीजर कांस्टेंट था ना, जो उसमें भी कुछ रूल अप्लाई होते थे। सिमिलर रियल कांस्टेंट्स के अंदर भी कुछ रियल रूल होंगे हमारे। अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। ऑफ कोर्स कम से कम एक डिजिट तो हो जिससे हम पता लगा सकें कि वो हमारा रियल कांस्टेंट है भी या नहीं, तो एटलीस्ट 1 डिजिट तो होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसके पास मस्ट है कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी टाइप का साइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि अगर वहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम क्या ही सोचते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इधर क्या ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया ओके, तो ये है इसके रूल। अब क्या थे रूल्स कि एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है उस नंबर के आगे, कांस्टेंट के आगे, तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यही सोचेंगे कि वहाँ पॉजिटिव ही है। द एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो एक्सपोनेंट फॉर्म है ना वो हमारी 2 पार्ट्स को कंटेन करती है, एक तो मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट। अब देखो मेंटीसा और एक्सपोनेंट होता क्या है, दीज कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट आर आइदर टू स्मॉल और टू बिग। क्या है, इनका हम यूज़ वहाँ पर करते हैं उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू या तो बहुत बड़ी हैं या फिर छोटी हैं, दोनों के लिए ही हम इसका यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कांस्टेंट 1.6667 E+8। अब ये देखो कि इसमें मेंटीज़ा क्या होता है, जो एक्सपोनेंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना आपकी, उसको तो हम बोल देते हैं मेंटीज़ा, एंड जो एक्सपोनेंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा मेंटीज़ा एंड ये होगी हमारी एक्सपोनेंट। अब देखो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज सेम एज साइंटिफिक नोटेशन जस्ट एज। अब देखो इधर बेस 10 की बात हुई थी, मैंने तब आपको डिस्कस नहीं कराया था, बस ये बोला कि डेसिमल पॉइंट होगा, एक्सपोनेंट होगा। अब बेस 10 इसका क्या मतलब है, ये देखो कि मतलब जो हमारा ये बेस 10 है ना वो किसके ही इक्वल होगा, उसको हम किस चीज़ से ही रिप्लेस करते हैं, ई या फिर कैपिटल ई या स्मॉल ई, मतलब एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल हमारा ये है 1.2 e⁻³ अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई को मतलब वैसे तो हम इसको क्या लिखेंगे 1.2 एक्सपोनेंशियल की पावर -3, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई की जगह स्मॉल ई, एंड ऑल्सो हम इसको बेस 10 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 1.2 इंटू ई की जगह हमारा 10 की पावर -3, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है कि द फॉलोइंग रूल्स
ये आप रीड करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू रियल कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब क्या क्या हैं रूल्स जो अप्लाई होंगे हमारे किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो मेंटीजा पार्ट है एंड एक्सपोनेंट पार्ट है शुड बी सेपरेट बाय लेटर ई। ऑफकोर्स तभी तो हमें पता चलेगा कि मेंटीजा पार्ट कौन सा एंड एक्सपोनेंट पार्ट कौन सा, जब वो ई से हमारा सेपरेट होगा तभी पता चलेगा। द डिफ़ॉल्ट साइन ऑफ, अगर हमारा कोई भी साइन मेंटीजा के आगे नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या ही हम समझेंगे कि पॉजिटिव ही है। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। ऑफकोर्स उसके पास कम से कम 1 डिजिट तो होनी ही चाहिए, विच शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। वो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इससे हमें कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम 1 डिजिट तो होनी ही चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रेंज ऑफ द रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज। देखो रेंज कितने से कितने रेंज तक को हम इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3.4 एक्सपोनेंशियल की पावर -38 टू 3.4 ई की पावर 38 तक 416 बाइट कंप्यूटर के लिए हम उसकी रेंज इतनी रखेंगे। आपके वाइवा वगैरह में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये थोड़ी रेंज वगैरह को अगर ध्यान रख सकते हैं तो रखने की कोशिश किया कीजिए। अब क्या है, इनवैलिड रियल कॉन्स्टेंट्स हैं कौन से फॉर एग्जाम्पल 2125.0 है। अब देखो ये हमारे एक रियल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोमा आ गया है। अब ये भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आया है। अब ये भी नहीं है, हमने ये जरूर पढ़ा था कि हमारा ऐसे हो सकता है 2.53 एक्सपोनेंशियल, अगर हमारा ऐसे होता है ना +2 या फिर यहाँ कुछ भी, तो हम ज़रूर मान लेते। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर हमारा डेसिमल आता है तो वो हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट की पावर में हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आना चाहिए, तो ये भी हमारा वैलिड नहीं है। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। अब करेक्टर कांस्टेंट क्या होगा, इसके अंदर है ना हमारे एक सिंगल अल्फ़ाबेट होगा जिसको हम क्या है कि इसको हम है ना इन्वर्टेड जो कोमास है ना उनके अंदर रखते हैं। जो करेक्टर कांस्टेंट होगा उसके अंदर हमारा एक सिंगल अल्फ़ाबेट होगा, एक सिंपल डिजिट होगी या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। अ करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल, जो कि किसके अंदर इनक्लोज्ड होगा, कोटेशन मार्क्स के अंदर या इन्वर्टेड कोमास के अंदर, जिसको हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर होगा हमारा करेक्टर कांस्टेंट। अब देखो सिंगल अल्फ़ाबेट मतलब ABCD कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये हो गया। सिंगल डिजिट 3 5 4 जैसे कि ये दोनों हो गए। स्पेशल सिंबल जैसे कि हमारा डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमारे क्या हो गए सारे के सारे करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट हैव इंटीजर वैल्यू दैट आर मशीन डिपेंडेंट। देखो जो करेक्टर कांस्टेंट है ना उनकी इंटीजर वैल्यू होंगी जो कि किस पे डिपेंड करेंगी, मशीन पे। दस इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट द करेक्टर में भी डिफरेंट ऑन डिफरेंट मशीन। मतलब जो इंटीजर वैल्यू होगी ना डिफरेंट मशीन्स, मतलब डिफरेंट कांस्टेंट के लिए वो अलग अलग रिप्रेजेंट होगी। मतलब कि क्या हो गया कि जो करेक्टर कांस्टेंट है ना उनके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं हमारी, जैसे कि ये रही, वो है हमारी मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अलग अलग इंटीजर वैल्यू होगी, वो अलग अलग मशीन्स के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करेगी। द कॉन्स्टेंट देमसेल्फ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द करेक्टर सेट। लेकिन जो हमारे कांस्टेंट होंगे ना वो हमारे डिपेंड नहीं करेंगे करेक्टर सेट पे। ओके तो ये था हमारा करेक्टर कांस्टेंट, मतलब सिंपल सी बात है कि जिसमें सिंगल अल्फ़ाबेट होगा, सिंगल डिजिट या सिंगल स्पेशल सिंबल होगा, जिसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखेंगे। अब है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है हमारा कि इसके अंदर करेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं। करेक्टर मतलब फॉर एक करेक्टर हमारा होता है जैसे सिंगल अल्फ़ाबेट A, तो उसके अंदर हमारे कॉन्जिक्यूटिव करेक्टर हो सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे मतलब वर्ड होगा उसके अंदर, जो कि किसके अंदर इनक्लोज होगा, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। ओके जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव करेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। फॉर एग्जांपल ग्रीन है, अब ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर है। हेलो हो गया हमारा, या फिर कोई स्पेशल सिंबल के साथ हमारे जैसे 18.19 इतने डॉलर हैं हमारे पास। वेल डन हो गया हमारा, एक्स हो गया। अब देखो जो हमारा ए है ना, ये सिंपल ए, ये तो हमारा अगर हम एक इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे तो इसका मतलब तो हो गया हमारा करेक्टर कांस्टेंट।
और अगर हम इसी पे 2 लगा देंगे तो उसका मतलब हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। अगर उस पर 1 इन्वर्टेड कोमा है और 2 इन्वर्टेड कोमा है तो उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उसका मतलब सेम नहीं है। ऑल्सो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ना, उसके बाद में हमारा एक नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ओके, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। नल कैरेक्टर जो ऐड हो जाता है ना, वो हमें इसके अंदर दिखता तो नहीं है जब हम उसको लिखते हैं, बट हमें ये पता होता है कि वो उसके अंदर है। मतलब अब देखो, इसके अंदर हमारा नल कैरेक्टर ऐड तो नहीं है, मतलब इसके अंदर हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन हमें ये पता है कि इसके अंदर वो इंक्लूड है। समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर में ऑल्सो भी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के अंदर कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि हम जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनका भी यूज़ कर लेते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के अंदर। दिस कैरेक्टर मस्ट बी रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ देयर एस्केप सीक्वेंस विच आर डिस्कस्ड इन नेक्स्ट आर्टिकल। जब नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ूंगी तो मैं बताऊंगी आपको एस्केप सीक्वेंस टर्म का मीनिंग। एट द एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, हर एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के एंड में जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है नल कैरेक्टर को। अब कंपाइलर का क्या मतलब होता था कि जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता था, तो जो वो कंपाइलर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली जब हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लेंगे तो वो उसमें कन्वर्ट तो करेगा ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में, साथ में वो उसके अंदर नल कैरेक्टर भी ऐड कर देगा। नल कैरेक्टर को हम किससे शो करेंगे, \0 से। ओके, नल है ना तो इसलिए 0 एट द ला क्या है, फिर एंड में वो लगा देगा। दिस कैरेक्टर इज़ नॉट विजिबल, ये हमें दिखता नहीं है। व्हेन द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेड, जब हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं तो वो हमें दिखता नहीं है। हाउएवर बाय सर्चिंग फॉर द नल कैरेक्टर एंड ऑफ एवरी स्ट्रिंग कैन बी आइडेंटिफाई इजीली। इसमें यही दे रखा है कि अगर हमारा इन्वर्टेड कोमा 1 बार लगा है और 2 बार लगा है तो उसमें हमारा बहुत फ़र्क है, इसका मतलब सेम नहीं है। अब क्या है हमारा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस देखो क्या है ना, इसे हम बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। मतलब बैकस्लैश के साथ जो भी हमारा वर्ड जुड़ा होगा ना, उससे हमारा एक अलग ही टाइप का मीनिंग बन जाएगा उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऐसे होना \n, ठीक है, उसका मतलब क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल इसके आगे हमने एक वर्ड लिख दिया, उसके बाद \n लगा दिया, फिर दूसरा वर्ड लिख दिया, तो जो हमने आगे वर्ड लिखा होगा वो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। एंड \n का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देगा। सी स्पोर्ट, तो ऐसे कई टाइप के हमारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया n वाला। सी स्पोर्ट सम स्पेशल \, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट दैट आर यूज्ड इन आउटपुट फंक्शन। These are used to express certain non-printing character as well as \, and the अपोस्ट्रोफिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी लाइन फिड है LF रेफर्स टू अ न्यू लाइन इन C, मतलब अभी वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, लाइन फिड का मतलब \n है, जो कि हमारी क्या रेफर करती है कि नई लाइन में चला जाएगा, कैन बी रिप्रेजेंट एज \n। कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे \a हो गया, वो हमारा इन ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये था ना हमारा \0, वो हमारा नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग प्रोग्राम एलिमेंट। नेमिंग करने के लिए ही हम उसका यूज़ करेंगे, जैसे कि वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, फंक्शन या फिर एरेज हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। दीज आर डिफाइंड बाय द यूज़र, जो यूज़र होगा ना उसके द्वारा डिफाइन किए गए होंगे। द आइडेंटिफायर शुड बी गिवन रेलिवेंट, जो हमारा आइडेंटिफायर है ना उस जब हम उसका यूज़ करें तो हमारा कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मतलब निकलना चाहिए, सो दैट द प्रोग्रामर कैन बी इजीली अंडरस्टूड इट, ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं उसको इजीली अंडरस्टूड कर सके। अब क्या पढ़ेंगे हम, जैसे हमने कांस्टेंट पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल। जैसे ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर की वेरिएबल हमारा क्या होगा, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करेगी, एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, वो हमारा वेरिएबल होगा। एंड फिर उसके ही जैसे हम पीछे रूल्स पढ़ते थे कांस्टेंट के, ऐसे ही हम वेरिएबल्स के रूल पढ़ेंगे एंड देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखो, वेरिएबल इज़ अ डाटा आइटम हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब उसकी वैल्यू वेरी करेगी।
इफ़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट हैज़ अ वैल्यू 9, अगर एक इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू 9 है तो दूसरे टाइम पे उसकी वैल्यू 15 भी हो सकती है। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या कर गई, वेरी कर गई, चेंज हो गई। हाउएवर अ वेरिएबल स्ट्रिंग इंटीजर मस्ट होल्ड एन इंटीजर एट ऑल टाइम्स। When we declare a variable, we create a particular storage in the memory. जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, मतलब एक वेरिएबल देते हैं हम, तो उसकी एक पर्टिकुलर स्टोरेज है ना मेमोरी के अंदर, वो क्रिएट हो जाती है। द स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ प्रोग्राम इन विच इट कैन बी यूज्ड। द डिफरेंस बिटवीन, अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? इन अ वेरिएबल के अंदर जो कंटेंट होता है ऑफ द मेमोरी लोकेशन में भी चेंज, वो चेंज हो सकता है क्योंकि वो वेरिएबल है, वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। दैट इज़ वैल्यू ऑफ डाटा आइटम कैन चेंज। हाउएवर इन द केस ऑफ कॉन्स्टेंट, जबकि कॉन्स्टेंट के केस में वो वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, कभी भी हमारी चेंज नहीं होती। तो ये था हमारा वेरिएबल के बारे में, मतलब मेन वही था कि वेरी करेगी। एक टाइम पे उसकी वैल्यू अगर 3 है तो दूसरे टाइम पे 6 हो सकती है, मतलब वो वेरी करती रहेगी। और वो क्या है, जब हम डिक्लेयर करेंगे किसी भी वेरिएबल को तो हम वो अपने एक पर्टिकुलर स्टोरेज मेमोरी के अंदर बना लेगी। लेकिन जो कांस्टेंट होते थे वो हमारे फिक्स होते थे, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहती थी, वो कभी भी वेरी नहीं करते थे। अब पढ़ेंगे हम रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। द वेरियस रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल आर एज फॉलोज। जो वेरिएबल नेम है मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल नेम है ना वो मस्ट है कि लेटर से ही, अल्फ़ाबेट के लेटर से ही स्टार्ट हो। इन सी के अंदर द अंडरस्कोर वेरिएबल इज़ कंसिडर अ लेटर। अब जो वेरिएबल्स है ना उसके अंदर जो अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर मतलब ये जो नीचे साइन लगा देते हैं हम, वो उसको भी एक लेटर कंसिडर किया जाता है। However, a variable name beginning with underscore character should be discouraged to prevent possible conflict with some special systems named that begin with underscore। मतलब कि अगर वो बीच में आएगा ना अंडरस्कोर तो हम उसको एक लेटर की तरह कंसिडर करेंगे। अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में हमारा अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर कैन बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ब्लैंक स्पेस, पीरियड, सेमीकोलन, कोमा, स्लैश एंड ऑल सच स्पेशल सिम्बल्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सभी के बारे में पढ़ा था कि कौन से सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर नॉट परमिटेड इन द वेरिएबल नेम्स। इनको हम परमिट नहीं करते हैं वेरिएबल नेम के अंदर। द कंपाइलर रिगार्ड अंडर केस, लोअर केस लेटर, मतलब जो स्मॉल एंड कैपिटल ABCD होती है वो होते हैं अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर एज डिफरेंट। मतलब जो कंपाइलर है ना वेरिएबल के अंदर, छोटे जो होंगे हमारे ABCD के अंदर और बड़े होंगे उनको अलग अलग समझेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे 3 वर्ड हो गए, NEER कैपिटल में है, स्मॉल में है, कैपिटल और स्मॉल मिक्स हैं, तो ये तीनों होंगे ना, जो कंपाइलर है उन तीनों को वेरिएबल्स वाले के अंदर अलग अलग मतलब देगा। क्या है कि they are be used in constructing variable name, therefore the variable name these are all regarding as 3 separate variable in C के अंदर इन तीनों को हम अलग अलग समझेंगे। the usual convention for name, अगर हमें वैसे यूजुअली नेम लिखना हो तो हम जैसे ऐसे लिख देंगे लोअर केस के लेटर्स में, मतलब जैसे स्मॉल कैप ही लेटर्स में NEER नीर। उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज स्पेशल नेम वेरिएबल नेम, जो कीवर्ड्स हैं उनका भी हम वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। सिंस कीवर्ड्स आर जनरली इन लोअर केस इट इज़ पॉसिबल, जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे जनरली लोअर केस में ही होते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम उसका यूज़ कर लें। हाउएवर इट इज़ कंसिडर एज अ पुअर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, मतलब यूजुअली हमें यूज़ नहीं करना होता है उसका, कीवर्ड का वेरिएबल नेम के अंदर यूज़ नहीं करना होता है। ऑन मोस्ट कंप्यूटर ओनली द फर्स्ट 7 और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर के अंदर जो हमारे फर्स्ट 7 और 8 कैरेक्टर हैं आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। नो अदर वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम शुड बिगिन विद द सेम 7 और 8 कैरेक्टर। ओके, अब क्या है हमारा कि क्या है इसके अंदर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स क्या क्या हैं। जैसे अब ये 9 अमन आ गया। अब देखो जो ये 9, हमने तो ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 9 आ गया तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। अब इसके बीच में हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा वैलिड नहीं होगा। स्पेशल सिंबल हमें यूज़ नहीं करने, @ यूज़ कर लिया, ये भी हमारा वेरिएबल नहीं होगा।
ऑटो कीवर्ड है हमारा, तो इसको भी हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।